मंडे का दिन है। आप सभी को सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार। बहुत मेहनत चल रही है। 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, उसके अनुसार वो मेहनत जारी है। थोड़ी सी चीज़ें जो कि मेरी हमेशा से शिकायत रही है, बस यही है, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। शनिवार के दिन 100 बच्चे एब्सेंट थे। आज 105 बच्चे एब्सेंट थे 1 से लेकर 10 तक के, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के 105 बच्चे एब्सेंट होने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या ही पढ़ पाएंगे वो। शनिवार 100, फिर रविवार पड़ गया, आज 105 बच्चे एब्सेंट हो गए। उसके बाद में कल सरकारी छुट्टी है। 4 दिन तक लगातार कुछ बच्चों का 0 मामला हो गया। भाई हमें तो मेहनत करनी ही है। मेरे इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में आप तुरंत के तुरंत दूसरी वीडियो देखेंगे जहाँ पर हमने पूरे के पूरे दिन बहुत 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 मेहनत की है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों को कल भी घर पे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। डबल काम दिया है आज मैंने। डबल काम का मतलब ये हो गया कि जो आज पढ़ाया गया है वो आज तो करेंगे ही, इसी की प्रैक्टिस ये कल भी करेंगे। और पिछले 3 दिनों में जो चीज़ें हुई हैं वो सकारात्मक है, होप देने वाली हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से हम करते रहेंगे और बच्चे भी पूरा का पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। आप आगे इन बच्चों को ये दिखाइएगा जो यहाँ पर स्कूल की कार्यवाही हुई है और ग्रामर और मैथमेटिक्स में किस किस तरीके से हमने किया है। थैंक यू सो मच। और हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर से। लिस्ट खोल लो सारे। इंग्लिश ग्रामर वाली लिस्ट ओपन कर लो। जिसके पास नहीं है वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के उस चीज़ को सुनता रहो और समझता रहो। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब नाम पे भी फोकस रखो। सबसे पहले इंडेफिनिट चलेगा। इंडेफिनिट में 3 होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहले 3 को खत्म करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता है। हेल्पिंग वर्ब बोलो। वाक्य के अंत में ता है, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SEIS वाला नियम तो पता होगा कहां कहां पे लगना है। ठीक है। नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में या आ का साउंड आता है। जैसे मैं स्कूल गया, मैं मंदिर गया, मैंने खाना खाया, इस तरीके का साउंड आएगा। डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। डू डज की सेकंड फॉर्म होती है डिड। अगर पास्ट इंडेफिनिट को बिल्कुल सरल करना है तो अपने दिमाग में बैठा लो सेकंड फॉर्म। क्या बैठाएंगे? सेकंड फॉर्म। और डू डज की सेकंड फॉर्म क्या बताइए? डिड। इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, यानी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी गे का साउंड आता है। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, इस तरीके का। हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल। शैल लगेगा सबके साथ, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ लगेगा विल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यू से आप समझ सकते हो। कॉन्टिन्यू मतलब लगातार जारी रहना, चलना। क्या? चलना। कोई भी काम का चलना। जो भी काम चलेगा उसके वाक्य के अंत में आएगा रहा है। प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? यहां पे पढ़ रहे हैं। इज, एम, आर। वाक्य के अंत में रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोर से बोलो। जब वाक्य में पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में चला गया, मैं कल पढ़ रहा था, तो वाक्य के अंत में कैसे शब्द आते हैं? रहा था या रहे थे, इस तरीके का शब्द। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ही आएगा। जब तक कंटिन्यू रहेगा काम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा जब आप पर्टिकुलरली किसी आगे के समय के लिए कोई काम कहोगे कि इस टाइम में ये कर रहा हूंगा, वाक्य के अंत में रहा होगा। विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वही विल शैल वाला नियम, आई वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। भाई समझना है ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे? ठीक है। यहां तक खत्म हो गया।
अब वाक्य के काम को भी खत्म करते हैं। काम अभी अभी खत्म हुआ है, वाक्य के अंत में चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, जोर से बोलो सारे। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, लिया है, दिया है का साउंड आएगा। देखो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट होता है में, पास्ट होता है था में, याद रहेगा। तो जब मैं कह रहा हूं मैंने खाना खा लिया है, खा लिया, लिया और लिया है में दोनों में अंतर है। खा लिया, खा लिया किसका साउंड आया? आ का, या का आया, तो ये हो गया पास्ट। जब हमने कहा खा लिया है, तो है लगते ही ये पास्ट रहा नहीं, क्या हो गया है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वाक्य के अंत में चुका है, लिया है, इस तरीके का वर्ड होगा। चुका था आ गया, कर लिया था, चुका था, इस तरीके के वर्ड आएंगे। और ये होगा हेड में। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कभी भी परफेक्ट आएगा ना, परफेक्ट कभी भी आएगा तो उसमें थर्ड फॉर्म ही लगना है। क्लियर है यहां तक? चुका होगा, चुका होगा। जब फ्यूचर में कोई काम कर चुके होंगे हम, इसका मतलब क्या होगा? विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। विल हैव शैल हैव का वही नियम, विल और शैल वाला, थर्ड फॉर्म लेकिन यहां पर काम करेगी। यहां तक क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट भी है ना? तो प्रेजेंट में क्या आएगा? आप सबको पता है कैसे वर्ड आते हैं, है का साउंड आता है। अब जब परफेक्ट आया तो परफेक्ट का मतलब हैज है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी। ये तो हम सबको पता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? आईएनजी। परफेक्ट में क्या लगता है? हैज है। तो इसका मतलब यहां पे थोड़ी सी तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जब रहा है आएगा वाक्य के अंत में, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि ये वाक्य आपको ये बताएंगे कि काम कब से हो रहा है, या हो रहा था, या होता रहेगा। जैसे हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, हम 5 घंटों से अखबार पढ़ रहे थे। इस तरीके के वाक्य किसमें जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रहा था, मैं 30 साल से एक स्कूल में काम कर रहा था, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड बीन क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी। और मैं 2 साल तक इसी कंपनी में काम करता रहूंगा। करता रहूंगा विल नहीं, गलत बात है। गला मेरा उखड़ रहा है और तुम हंस रहे हो यार। बड़ी दिक्कत है यार, कैसे करें काम? चिराग, अक्षय, विक्रांत, पता नहीं किस चीज की हंसी है। दिखाई नहीं दे रहा कि 1:30 बजने वाला है, फिर से एक दिन हो जाएगा। करता रहूंगा, तो ता रहूंगा, ता रहेगा का यहां पे साउंड क्रिएट हो जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां तक क्लियर है? पॉजिटिव वाक्य सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सिर्फ 2 शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर रख देना, नेगेटिव वाले नियम में। सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथे नंबर पे जो टाइप 1 आपने किया, ये अभी उससे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा जो हिंदी में आया। तुम कहाँ खेल रहे थे? तुम कहाँ खेल रहे थे? कहाँ, वेयर, कहाँ से स्टार्ट होगा? वेयर से। बाकी सारा का सारा नियम टाइप 1 का रहेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही अंतर है, सब्जेक्ट काम करता है
और ऑब्जेक्ट काम नहीं करता। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आई एम द सब्जेक्ट, और जो पढ़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? मैं पढ़ा रहा हूं किसको? स्टूडेंट्स को। तो मैं सब्जेक्ट हूं और जो काम नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, दो चीजें हैं यहां पे, मैं और क्रिकेट। काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। जो काम नहीं कर रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं गरीबों की सहायता कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। सहायता करने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं इज द सब्जेक्ट, और सहायता जिसकी हो रही है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसकी सहायता हो रखी है, हो रही है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लैरिटी मिल गई है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? समक्ष खड़े हो जाओ वहां से, यहां पे आके बैठो, यहां पे आके बैठो। हमारे कैजुअल यार, अभी 10th के बच्चों को उसी चीज पे कह रहा हूं, कंटिन्यू। मतलब दिमाग में क्या है? पत्थर रखा हो, तो पत्थर रखा है, पत्थर को साइड में इधर कर दे, अपने आप उठ के कहीं और आ जा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, समक्ष टाइम नहीं है। पैसिव करते हैं, एक्टिव। एक्टिव सुन लेना भाई सारे, रेशव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हमेशा बात करता है सब्जेक्ट की, पैसिव बात करता है ऑब्जेक्ट की। तो सीधा सा सरल सा नियम है, जो 3 नियम अभी भी बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, वो सारे के सारे नियमों को एक बार पढ़ना, और पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को पहुंचा देना ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को पहुंचा देना सब्जेक्ट की जगह। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहेगी, चेंज होके आएगी बस, जो तुम्हारे हाथ में लिस्ट है। और मेन वर्ब भी अपनी जगह पे रहेगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? और जब सब्जेक्ट उधर जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह, तो सिर्फ बाई के साथ लग जाएगा, राम हो जाएगा बाई राम, बाई लगाना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? चलो जी। डूडज, डूडज जोर से बोलना है। डूडज, डिड, विल शैल, इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल भी बनेगा नहीं। हैज हैव, हैड। अच्छा ये तो हो गए मेन, लेकिन जब आएगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारों में बी लग के बन जाएगा। कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, मे का माइट का, इस तरीके से ये बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है? इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले मैं समझा देता हूं कैसे। मैंने उस दिन बताया 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। अब वो चाहे पहले नंबर पे रखा हो या बाद में आया हो, वो रिपोर्टेड स्पीच ही रहेगा। पहले या दूसरे नंबर पर आने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, रिपोर्टेड स्पीच कहां पर है, किसमें है, किसमें आती है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब अलग होती है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है। ठीक है जी। हम पहला नियम पढ़ रहे हैं, टेंस में चेंज। किसमें चेंज? टेंस में तो चेंज आप जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को चेंज करोगे, टेंस चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से क्या हो जाएगा? टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? और ये टेंस चला जाएगा पास्ट में। पास्ट मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, सेकंड फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म? तो इनकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बस अपने आप। अभी बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन टेंस चेंज कब होगा? टेंस चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, यानी आपको ज्यादातर मौके पर वहां पर क्या मिलेगा? सैड लिखा हुआ मिलेगा। उस दशा में आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। टेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। क्लियर है? रिपोर्टेड स्पीच या तो पॉजिटिव होगी अभी, या नेगेटिव होगी, या इंटरोगेटिव होगी। अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो सैड या तो सैड रहेगा या टोल्ड हो जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव होगी, दोनों केस में सैड का हो जाएगा आस्क्ड। फर्स्ट टाइप अगर है तो इफ लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को हटा के, और अगर सेकंड टाइप है तो वो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को हटा के,
और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव थी तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाएंगे। क्लियर है? तो इन्वर्टेड कोमा का काम खत्म हो गया। क्या लग गया उसमें? पहले वालों में लगा दैट, दूसरे में लगा इफ, तीसरे में लगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में जो शब्द आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीनों ही केस में आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव का रूल होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो ये कनेक्टर के बाद में सीधा यही लगना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डू डज का सेकंड फॉर्म डिड, तो ये पास्ट में डिड हो जाएगा इनडायरेक्ट में। क्लियर है? डिड का हैड, विल शैल का वुड एंड शुड, बोलते रहना है भाई। इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी, हैज हैव, हेड में ही रहेगा। विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, हैव बीन किस में हो जाएंगे? हैड बीन में। हैड बीन ही रहेगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन और शुड हैव बीन। आगे जो वे मॉडल्स आएंगे, कैन, मे, कुछ और बचा? चलो जो कुछ और आएंगे देखते हैं। यहां तक इस तरीके से होना है और यही चीज अभी बताई गई है तुमसे। ठीक है? ये क्लियर है भाई सबके? एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके इन चीजों में दिक्कत हो, एक भी बच्चा ना हो, एक भी सिंगल बच्चा। इस बात का आप ध्यान रखना और बहुत आराम से जो चीज नहीं समझ में आती है प्यार से पूछ लेना भाई, बस लापरवाही करने की कोशिश मत करना। ठीक है जी? फटाफट 5 मिनट में आप मैथ्स खोल लो फटाफट। मुझे वो सुबह वाली नोटबुक दे दो। सुबह वाली नोटबुक कहां पे है जिस पे लिखे हुए हैं सारे? सबसे पहले ट्राइंगल में जाते हैं भाई। ट्राइंगल 3 साइड से जो भी मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। बेसिक ट्राइंगल तो ऐसे ही होता है जैसे मेरा इशारा है, ये ए बनाओ और नीचे बेस लगा दो। ठीक है? हम 2 के ऊपर बात कर रहे हैं अभी कुछ समय के लिए। एक होता है पेरीमीटर, दूसरा होता है एरिया। हम जिस 4 दीवारों के अंदर बैठे हैं इसमें पेरीमीटर भी है और इसमें एरिया भी है। जहां पर हम बैठे हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं एरिया। किसको बोलते हैं? एरिया, जहां पर हम बैठे हैं। और जो दीवार हैं चारों उसको बोलते हैं पेरीमीटर, इनकी लंबाई। आप इस अपने इसमें देख रहे होंगे कि जितनी लंबाई ये है सामने उतनी ही ये है, जितनी लंबाई ये है उतनी ही वो है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। कैसा है? लंबाई, चौड़ाई। ठीक है? लेकिन हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ट्राइंगल से। ट्राइंगल का पेरीमीटर सारी साइड्स का सम। 3 साइड होती हैं, तीनों को आपस में जोड़ दो, जो भी नाम लिखे हुए हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट दी गई होगी, वहां पे सिर्फ पुट करना है अभी। नंबर 2 स्क्वायर। स्क्वायर होता है 4 साइड की एक फिगर जिसमें चारों साइड होती हैं बराबर। 4 साइड की फिगर, चारों साइड, यानी अगर आपको एक साइड दे दी तो फिर चारों साइड आपको पता चल गई। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। और एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा एरिया। एरिया हमेशा जब हम उसकी यूनिट लिखेंगे तो स्क्वायर में ही लिखेंगे, पावर लगा के 2। क्या पावर लगाएंगे? 2 पावर। पेरीमीटर में पावर नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे। नंबर 3 रेक्टेंगल। अभी भी एग्जांपल दिया रेक्टेंगल का। 2 तरीके की साइड होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। लंबाई एक सी होती है, चौड़ाई एक सी होती है। पेरीमीटर निकालना है इसका तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बोलो, 2 इंटू और अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो L और B की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा जहां पर हम बैठे हैं। सपोज करो ये 60 है, ये 60 है
और ये वो सामने वाली दीवार, ये वाली दीवार 30 है। इसको जैसे ही आप गुणा करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा 1800। कितना आ गया? 1800 स्क्वायर फीट। ये जगह है जहां पर हम बैठे हुए हैं, अगर वो माप है तो उसकी। नंबर 4 पैरेललोग्राम। ये तो 5 ही है भाई, कहां पे हैं और? पैरेललोग्राम बताया था सुबह। पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड्स होती हैं बराबर। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। चारों साइड को जोड़ दोगे। और अगर इसका एरिया निकालना है तो मेरे साथ बोलो 1/2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स इंटू हाइट। हाइट मतलब h लिखा हुआ है ना, इंटू h। क्लियर है? नंबर 5 है सर्कल। सर्कल बताया, सर्कल में एक होता है सेंटर। सेंटर से सर्कल तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस। किससे डिनोट करते हैं? आर से, छोटे वाले आर से, स्मॉल आर से। स्मॉल आर जहां भी लिखा हुआ होगा तो क्या होगा? वो रेडियस। क्या होगा? सरकमफेरेंस बोलेंगे। सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री पे दौड़ेंगे हम, एक चक्कर की लंबाई को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। कैसे निकलेगा? 2 पाई आर। पाई का वैल्यू बोलो जोर से। जब हम इसका एरिया की बात करेंगे तो एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो अगेन, आर की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर इंटू आर। यहां तक क्लियर है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल। एरिया निकाले, पेरीमीटर निकालेंगे तो चारों को जोड़ दो। चारों साइड को जोड़ देंगे। और अगर इसका एरिया निकालना है, पेरीमीटर में चारों साइड को जोड़ेंगे और अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया बिल्कुल आसान है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो पैरेलल हैं इंटू एच। आगे है कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आर एल। एल वही तिरछी वाली जो लंबाई होती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है 1/3। बोलो किताब में पढ़ो। 1/3 into pi into r। इंटू ज्यादा बार मत बोलो, सीधा बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोबारा बोलो। स्फीयर की तरफ चलते हैं। स्फीयर के एग्जांपल्स फुटबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, मार्बल हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? स्फीयर के एग्जांपल हैं। सरफेस एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर आधा इसका। सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। उसके बाद में आएगा सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, जहां पर आर होगा रेडियस और एच होगा इसका हाइट। एच क्या होगी? हाइट होगी। अब आते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ या टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बोलो दोबारा। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो नीचे किताब में पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा इसका वॉल्यूम। ठीक है जी, क्लियर है मामला? अब ये पूरा का पूरा पक्का होना है, जुबान पे आना है, फिंगर टिप्स पे जाना है। ठीक है, और ये फाइनल है भाई। सपोर्ट तो करोगे? मेहनत करोगे ना? ठीक है जी,
क्लियर है ये वाला मामला? मैं रखूं फिर, बंद करूं इसे? हाँ मुझे तुमसे सुनना है ना अब। चलो जी।